हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी मंडी निरीक्षक से रिलेटेड एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी, आज हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में। और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हम लोग इसको फटाफट ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सीजी व्यापम से रिलेटेड एक ग्रुप क्रिएट किया है व्हाट्सएप पे। अगर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिएगा अपने नाम और लोकेशन के साथ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए प्राइवेसी इशू हो रहता है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोटोज़ एक्सेट्रा कुछ भी कहीं भी शेयर नहीं होंगे। ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे गर्ल्स हैं, आप भी वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको ये वाले वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ आपको करंट अफेयर और बाकी सारे चीज़ें मिलना चालू होंगी थोड़ी दिन में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन करिए, दूसरे लोग को ज्वाइन भी कराइए, ताकि ग्रुप ज़्यादा बड़ा हो सके और हम लोग लगातार डिस्कशन कर सके इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी और बाकी सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके वहाँ पर बात कर सकते हैं और इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो ये आशंका को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इस वीडियो से भी रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है एमएस एक्सेल के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने प्रकार के फंक्शनिंग कीज़ वगैरह होते हैं, इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ होते हैं, हमने वो भी देखा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या यूज़ होता है वो भी हमने देखा था। तो सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग वेरियस डेटाबेस बनाते हैं। अब वो डेटाबेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली इसमें आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उससे रिलेटेड हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो एमएस एक्सेल का यूज़ कहाँ किया जाता है, क्या क्या पर्पस होता है, वो थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन पहले तो मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि हमने एमएस वर्ड के संबंध में किया था। ठीक है, तो एमएस वर्ड के संबंध में जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उसी प्रकार की पिक्चर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे दी होगी। ठीक है, तो वो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे भी है, मैं फटाफट से आपको देख के बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, उसमें नीले कलर की जो पट्टी लिखी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, उसे बोलते हैं आपका टाइटल बार। ठीक है, बाकी इसमें स्टैंडर्ड टूल बार और आपके मेनू बार दोनों रहते हैं, जैसा कि आपके वर्ड में रहते थे। और ये थोड़ा सा जो अभी पट्टी आपको इमेज दिख रही है, वो बेसिकली पुराने वर्जन की है, क्योंकि अभी नए वर्जन में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। लेकिन वो सब आपको ध्यान नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन काम की चीज़ें सीखनी है अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लिखा है आपका नेम बॉक्स जिसमें A1 लिखा है। ठीक है, उसके बाजू में होता है फॉर्मूला बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। इसके बाद देखिए जो बीच का जो एरिया है जिसमें बहुत सारे बॉक्स बने हैं, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट भी बोलते हैं। ठीक है, और आप एक एक्सेल की फाइल में 3 वर्कशीट को रख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक फाइल है उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट। अगर 3 फाइल आपने बनाई है, मतलब एक ही वर्कशीट में आपने 3 फाइल को इंसर्ट किया है, तो 3 फाइल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको वर्क बुक बोलते हैं। वर्कशीट की जगह आप क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको नेम बॉक्स में सेल का लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप जिस बॉक्स में क्लिक करेंगे आपको नेम बॉक्स में उस पर्टिकुलर सेल का लोकेशन आ जाएगा, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एक वर्कबुक में 3 आपके
स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और वर्कशीट में बेसिकली आपका फंक्शनिंग की जाती है आंकड़ों से संबंधित, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन से वो सारी चीज़ें हटा रहा क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है बताने के लिए। नीचे में देखिए सीट नंबर लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर हॉरिजॉन्टल व्यू में देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोज़ बोलते हैं। मतलब क्षैतिज, सॉरी क्षैतिज बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में। हाँ, तो क्षैतिज वाले को क्या बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं, और खड़े वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो हॉरिजॉन्टल व्यू को क्या बोलते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल व्यू को क्या बोलते हैं, आपका रोज़ बोलते हैं, और वर्टिकल व्यू को क्या बोलते हैं, आपका कॉलम बोलते हैं। तो देखिए जो A1 लिखा है, तो A1 का मतलब है, देखिए ABCDEFGH लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, कॉलम्स है। इसी प्रकार जैसे कि मैंने बताया कि क्षैतिज वालों को क्या बोलते हैं, आपका रोज़ बोलते हैं। तो 1 2 3 4 लिखा है, ये सब क्या है, आपके रोज़ लिखे हुए हैं। नेम बॉक्स में बेसिकली आपका सेल की पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाता है। सेल का मतलब एक छोटे डब्बे को, जैसे कि इसमें बहुत सारे डब्बे बने हुए हैं, उसमें से एक छोटे डब्बे को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन से ही आपका स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और बाकी सारी चीज़ें जितने भी आपके मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, सारी आपके वर्ड के टाइप की है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ भी होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। वैसे आपको पूरा सीखना नहीं है अंदर में क्या होता है, आपको केवल उसके बारे में जानना है कि ये एक्चुअल में होता क्या, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके थोड़ी दिखाना है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो मैं आप स्क्रीन से आपको जो इमेज है उसको मिटा रहा, और आप देख रहे होंगे ये वाली इमेज जो कि मैंने खुद बनाई है, और ये एक तरीके का आपका वर्कशीट ही है। तो ये वर्कशीट है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैंने ऊपर की चीज़ें नहीं लिखी है इसमें, और ना ही नीचे की चीज़ें लिखी है। जो मेन अपना हिस्सा जिसको समझना है आपको, वो मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये नेम बॉक्स होता है, ये इसमें A1 लिखा है, तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। जब आप किसी भी बॉक्स में क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसका कॉलम नंबर क्या है, A, इसका रो नंबर क्या है, 1, इसलिए यहाँ पर ये A1 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नेम बॉक्स बेसिकली आपके कर्सर या फिर कर्सर की पोजीशन बताता है जहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं। सेकेंडली, जैसे मान लीजिए अगर मैंने माउस लाया और माउस ला के यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आपका नेम बॉक्स A1 की जगह बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉलम नंबर कौन सा है, B, और रो नंबर आपका कौन सा है, 2, तो ये B2 आ गया, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि आपका कर्सर कहाँ पर है। अब देखिए कि मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से आपके MS एक्सेल में डेटा को बनाया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसी क्लास का हम लोग को रिजल्ट बनाना है, ठीक है, और रिजल्ट बनाने के साथ साथ हम लोग को उसका कट ऑफ भी निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हालांकि आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉलम में मैंने भर दिया सारे स्टूडेंट के नाम, ठीक है। B कॉलम में मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट ही ले लेते हैं, कंप्यूटर, और यहाँ पे डाल दिया मैंने हिंदी, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट डाल दिए, ठीक है। अब A1 सॉरी, यहाँ पे जो 1 नंबर का स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी लिखा होगा नाम, मेरा ही नाम लिख देता है, शुभम, ठीक है। और एक का नाम शिवानी, गर्लफ्रेंड नहीं मेरी, ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो शिवानी डाल दिया। अब देखिए मान लीजिए शुभम ने मैं थोड़ा अच्छा स्टूडेंट हूँ इसलिए 95 डाला था, 95 93। शिवानी थोड़ी गंदी स्टूडेंट होगी इसलिए इसके 80s में डाल लेते हैं, ठीक है, 82। मैंने 2 सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पे इनपुट कर दिए, कर्सर ला के लिख दिया। इसके बाद तीसरे पे मैं क्या करूँगा, हमको एक फॉर्मूला डालना है, मान लो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया मैंने, और F8 पे क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें मैं फॉर्मूला
मतलब फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ला लूँगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे दो सब्जेक्ट है, मान लीजिए 100 नंबर के हैं, तो 95 प्लस 93 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 200, ठीक है। ये करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके एफ में इनपुट डाल दूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर्सर लाया और इसमें इनपुट डाल दिया कि ये दोनों को ऐड करना है और एक मैंने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो सब आपको नहीं सीखना है, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला बना के यहाँ पे एंटर जैसे किया तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा, इस D1 में, D1 ये है ना लोकेशन, इसमें आपका उसका परसेंटेज आ गया। मान लीजिए ये कितना आ गया, कुछ भी ले लेते हैं, मान ले 95% आ गया मान लीजिए, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा ना, तो सेम फार्मूला इसमें भी अप्लाई होगा और यहाँ पे उसका कुछ 80% आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने कट ऑफ कैसे निकालना है, मैं अगर ऐसा एक फॉर्मूला बना के यहाँ पे डालता हूँ कि अगर किसी बंदे ने 80 से कम परसेंट, सॉरी चलिए ठीक है, 85% से कम अगर किसी एग्ज़ाम में मार्क्स लाए तो वो फेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाल के मैंने एफ में एक फॉर्मूला डाला, ये वैल्यू देके कि अगर परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 85 होगी तो फेल होगा, इक्वल टू फेल, ऐसा कुछ डाल दिया। कैसे डालते हैं वो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले का क्या करना चाहिए, फॉर्मूले का फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले का फॉर्मूला ये तो हो गया, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जो कि हम लोग एफ में भरते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस तरीके का एक सिस्टम बना के हम लोग वहाँ पर डालते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर मान लीजिए फेल लिखा हुआ 85 से नीचे और 85 से ऊपर परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 85%, तो वो पास होगा, पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो 95% है तो क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्टली पास आ जाएगा और यहाँ पे फेल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्लास का एक रिजल्ट बना सकते हैं एक्सेल का यूज़ करके। इसमें आपको बेसिकली फॉर्मूला का फॉर्मेट जानना होगा, केवल आप फॉर्मूले का फॉर्मेट जानिए और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपको एक डेटाबेस बना के दे देगा। ये तो मैंने एक क्लास के रिज़ल्ट के बारे में आपको बताया। इस तरीके के बहुत सारे डेटाबेस आप बना सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि यूज़र किस प्रकार का डेटा अपने कंप्यूटर से आउटपुट के फॉर्म में चाहता है और उस तरीके का आप फंक्शन वहाँ पे बनाइए और आपको रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे उसमें मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जो कि हमने MS वर्ड में भी देखे थे। इसमें थोड़े से कीज़ डिफरेंट है, वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए हम लोग MS एक्सेल से जुड़े हुए कुछ शॉर्टकट कीज़ को देख लेते हैं। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ आपके MS वर्ड के टाइप ही होते हैं, लाइक Ctrl+C दबाने से आपके एक्सेल में भी कॉपी होगा, Ctrl+X दबाने से यहाँ पे भी कट होगा, Ctrl+P दबाने से यहाँ पे भी प्रिंट होगा। बट कुछ कीज़ इसमें डिफरेंट होते हैं जो कि हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। मैंने लाइन बार से यहाँ पे लिख दिया है, मैं 1 बाय 1 करके इसे एक्सप्लेन कर रहा। सबसे पहले यहाँ से देखिए, सबसे ऊपर में लिखा है F2 दबाने से किसी भी विशेष सेल को जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसको एडिट कर सकते हैं। F5 दबाने से आपका किसी भी प्रकार के विशेष सेल में जाने के लिए यूज़ किया जाता था। MS वर्ड में क्या होता था, फाइंड, गो टू, रिप्लेस F5 से होता था, ठीक है। और लेकिन आपके एक्सेल में इससे हम लोग किसी भी प्रकार के सेल में जा सकते हैं, ठीक है। केवल आपको सेल नंबर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। F7 दबाने से आप किसी भी सेल में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है Ctrl+Shift+सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है, ऊपर में बिंदु होता है, नीचे में कॉमा होता है, ठीक है। इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। ये दबाने से आप टाइम एंटर कर सकते हैं, टाइम, समय, उसको एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर Ctrl+सेमी के बाद शिफ्ट अगर हटा दे, केवल सेमी कॉलन दबाए तो क्या होगा, आप डेट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। Alt+Shift+F1 दबाने से आपका नया वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि जिस पर्टिकुलर वर्कशीट में हम लोग काम कर रहे हैं उसके अलावा दूसरा वर्कशीट एंटर कराना है तो आप ये की का प्रयोग करिएगा, ठीक है। उसके बाद है Shift+F3, ठीक है।
इसमें क्या है, एक्सेल फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला विंडो खोल के फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं अगर शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं तो। शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं तो सर्च बॉक्स को खोलने के लिए, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस F10 अगर दबाते हैं तो जो भी आपका वर्कशीट होगा उसको हम लोग मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी सिलेक्टेड वर्कशीट होगा उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपका कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। कंट्रोल प्लस F6 खुली हुई वर्कबुक या विंडोज़ के मध्य एक वर्कबुक से दूसरी वर्क या एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाने के लिए, ठीक है। तो जो जैसे मान लीजिए एक वर्कबुक खुली हुई है और उसके आपको दूसरी वर्कबुक पर जाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस F6 का। इसके बाद है कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक वर्कशीट बनाई हुई है और उसके आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप दबा देंगे तो आप वहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाने से आप उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने के लिए आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाएं तो आप पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब दबाने के लिए दो एक्सेल फाइल के बीच में आप अगर मूव करना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने से आपका क्या होगा, किसी पर्टिकुलर की कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, पूरा कॉलम को, ठीक है। तो आप उस पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में वो कॉलम होगा, ठीक है। और उसके बाद आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आप पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने के लिए देखिए, कंट्रोल प्लस आपका स्पेस दबाएंगे तो आप क्या होगा, कॉलम सेलेक्ट होगा। शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये CSPHCL में आया हुआ है क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने से क्या होता है, आपका रोज पूरा सेलेक्ट हो जाता है जिस पर्टिकुलर रो में आपका कर्सर रहेगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने के लिए आपका, हाँ मैंने बता दिया इसको। कंट्रोल प्लस एंटर दबाने के बाद आप मैनुअल पेज को बदलने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आप जैसे कि मान लीजिए ऊपर से नीचे आता था तो इसको मैनुअली करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल आपको पता ही होगा, टास्क मैनेजर खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये वार्म बूटिंग का प्रोसेस है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको वार्म बूटिंग बोलते हैं, आपका टास्क मैनेजर आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। आपका कंप्यूटर कभी भी हैंग हो जाए तो ये दबाइएगा और फिर इसके बाद उसमें डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करिएगा, सब चीज़ सही हो जाता है मोस्टली। और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो नहीं पता। फिर उसके बाद केवल कंट्रोल दबाने से क्या होता है, किसी भी दूसरी की के साथ कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो विशिष्ट कार्य को करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर में विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस प्रकार कंट्रोल किस प्रकार का की है, विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी दबाने से आप पर्टिकुलर सेल में जो भी डेटा लिखा होगा उसके कंटेंट को रिट्रीव करने के लिए, आपका रिट्रीव या प्राप्त करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस लाइन दबाने के लिए आप पर्टिकुलर सेलेक्टेड पंक्ति को छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। कंट्रोल प्लस एस दबाने से किसी भी एक वर्ड को ढूंढने या फिर बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए दबाने से सारे प्रकार के सेल का चयन करने के लिए, सेलेक्ट ऑल होता है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है, 2 बार प्लस है इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है, ठीक है। रो का चयन करने के बाद एक्सेल में एक और रो डालने के लिए, ठीक है। अगर किसी रो को आपने सेलेक्ट किया और चाहते हैं कि आप बीच में एक और रो डालें तो आपको कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी किसके बारे में, MS एक्सेल के बारे में। थोड़ा सा हम लोग पावर पॉइंट के शॉर्टकट की देख लेते हैं। पावर पॉइंट पे ज़्यादा कुछ साथ देखने का नहीं है, लेकिन मैं फटाफट से उसको बता देता हूँ जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग MS पावर पॉइंट के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हालांकि बुक में केवल शॉर्टकट कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि पावर पॉइंट क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग मैनुअली 1 बाय 1 करके हम लोग स्लाइड्स एंटर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पावर पॉइंट से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और आपके वर्ड पैड वगैरह में कंप्यूटर में बहुत सारे क्लिप आर्ट होते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और ये काफ़ी
मतलब लो क्वालिटी का ही, लेकिन अच्छा खासा एनिमेशन इसमें बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई छोटी मोटी चीज़ें दिखाना हो एनिमेशन करके, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आराम से उसको बना सकते हैं। मैंने खुद करके देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, और इसके बाद हम लोग शॉर्टकट कीज़ पर डायरेक्ट चलते हैं, जो कि मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मैंने इसमें क्या नहीं बताया आपको मैंने फ़ोटो नहीं दिखाई है। फ़ोटो इसमें जानने का भी नहीं है और बुक में दिया भी नहीं हुआ है, तो अननेसेसरली क्या के लिए पढ़ना, केवल आप ये याद करिए। ठीक है, मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं नीचे देख के ये बताता हूँ क्योंकि मैंने इसका प्रॉपरली नोट्स बना के रखा है, और आपको सोर्सेस मैंने पहले ही बताए थे कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की मेरे पास बुक है, इसके अलावा मेरे पास आईसेक्ट वगैरह के नोट्स भी रखे हुए हैं। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी एक साइड में है, वो मेरा सोर्स है, इसलिए वो मैं नीचे देख के पढ़ाता हूँ। कई लोग मैंने से फेसबुक में खासकर पूछे थे ये चीज़ें कि मैं नीचे देख के क्या बताता हूँ। चलिए ठीक है, वो सब छोड़िए। अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मैनुअली जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल प्लस एम या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाने से आप एक नया स्लाइड एंटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक स्लाइड बनाया, दूसरा स्लाइड एंटर करना है, तो या तो कंट्रोल प्लस एम दबाइए या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाइए, तो आपका एक नया स्लाइड एंटर हो जाता है। उसके बाद है F5। F5 से पहले स्लाइड से अगर आपको प्रेजेंटेशन चालू करना है तो आप F5 का प्रयोग करेंगे, डायरेक्टली पहले स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। फिर I प्लस एंटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड के पहले पेज पर जाने के लिए, ठीक है, तो आप ये करेंगे तो आप सीधा पहले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद है कंट्रोल प्लस G। ठीक है, आप समूह में निरूपित करना या फिर ग्रुपिंग करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस G का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G। ठीक है, आपने ग्रुपिंग कर लिए एक बार, उसके बाद आप चाहते हैं इसको अनग्रुप किया जाए, तो सारे स्लाइड्स को अनग्रुप करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए आपका शिफ्ट प्लस F5 प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल F5 दबाएंगे तो आप पहले स्लाइड से चालू कर देंगे। आपने मान लीजिए 5वें स्लाइड में आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आप प्रेजेंटेशन चालू करना है, तो आपको शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का साइन ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसा। ठीक है, वो दबाने से आप किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेस देन करेंगे अगर उसकी जगह, ग्रेटर देन की जगह, तो आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं आपकी किस में, पावर पॉइंट पे। ठीक है, तो आज की क्लास पे इतना ही, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दिया और आपका ये पूरा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको लैन वैन के बारे में बताऊंगा और किस प्रकार से इंटरनेट काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका दायित्व बनता है कि अगर मैं ये सारी सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए। आप जितना शेयर करेंगे वीडियो को और जितना व्यू आएंगे, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के वीडियो कंटेंट्स आपके लिए रेगुलरली बनाते रहने का। ठीक है, आप शेयर करेंगे, ज़्यादा व्यू आएंगे, तो मैं इस सब्जेक्ट के अलावा भी आपको दूसरे सब्जेक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी करना करिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आप जैसे मैंने बोला, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आपको जानकारी मैंने शुरू में ही दे दी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।